हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप? सब बढ़िया? मैं भी बहुत बढ़िया। मैं हूं आपकी ESNSM की फैकल्टी सोनाली मैम। हाँ जी। पीडब्ल्यू लेके आया है आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव मैराथन। जी हाँ, पीडब्ल्यू आपके लिए मैराथन लेके आया है फॉर द अटेम्प्ट मई 2023 और हमने इस मैराथन का नाम दिया है द्रोणाचार्य मैराथन। हाँ जी। इस मैराथन में हम कॉम्प्रिहेंसिवली हर एक सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। सारे के सारे लेक्चर्स जो है वो मई 23 के लिए एग्जाम के लिए जितने ज्यादा रिलेवेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करेगा। और मैं आपको बता दूं, ना ही सिर्फ हम सिर्फ अपने सब्जेक्ट का लेके आ रहे हैं, आपको बाकी सब सब्जेक्ट जैसे कि अकाउंट्स, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, सारे के सारे सब्जेक्ट के मैराथन आपको यहीं मिलेंगे। अब आपको टेंशन हो रही होगी कि मैम पैसा कितना लगेगा। अरे बेटा, टेंशन की बात नहीं है कोई भी। ये मैराथन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी हाँ, इसका आपको एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि इतनी अच्छी मैराथन, इतनी अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको मिलेगी बिल्कुल मुफ्त के दाम। बट एक बात बताऊं, आएगी बड़े ही काम। तो इसको हमेशा अपनी प्लेलिस्ट में सेव कर लीजिएगा और इवन एग्जाम टाइम के लिए भी ये आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। चलिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जरा 2-3 पॉइंट बता देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो ये, बच्चा कह रहा है कि मैम लेक्चर तो फ्री में मिल गया है ना, ये तो फ्री में मिल गया, बट व्हाट अबाउट द नोट्स। मैम इतने अच्छे नोट्स आपके लग रहे हैं। ये देखिए जो नोट्स हैं, ये सारे जो आपके नोट्स हैं जिसको कि मैं यूज करने वाली हूँ मैराथन को पढ़ाने के लिए, आपके चैप्टर को कवर कराने के लिए, ये सारे नोट्स कैसे मुझे मिलेंगे, कहाँ से मुझे मिलेंगे कि मैं अपनी कवरेज जो है अच्छे से कर पाऊँ। तो बेटा जी, मैं आपको बता दूं कि ये नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। ये नोट्स आपको मिलेंगे बिल्कुल FOC। आपको बस क्या करना है, पीडब्ल्यू की ऐप पे जाना है और आपने वहां पर अपने आप को रजिस्टर करवा लेना है और नोट सेक्शन में जाके लेक्चर नंबर 1 के नोट्स जो हैं डाउनलोड कर लेने हैं। बस लेक्चर वाइज जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी ना, इवन जो लिखूंगी भी ना, यहाँ पे एडिशनल कंटेंट सब कुछ आपको वहां मिल जाएगा। आपको एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा है कि मैम चलो, मैं तो कह रहा हूँ लेक्चर भी मैंने सुन लिया, मैंने नोट्स भी रेफर कर लिए, अब बच्चा कह रहा है कि मैम मेरे को डाउट्स भी तो आ सकते हैं। बेटा जी, हम फैकल्टीज आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे। तो आप जो है डाउट्स भी अपने उसी सेक्शन में डाल सकते हैं और आपके डाउट्स को भी क्लियर किया जाएगा। तो बताइए, जब हम सब आपके साथ हैं तो क्यों ना कोई आपके लिए टेंशन लेने की बात है। आप अपना 100% दीजिएगा और मैं चाहती हूं कि इस बार आप इतने अच्छे स्कोर के साथ पास कीजिएगा कि मतलब आपको याद रहे कि आपने क्या पढ़ाई करी थी, क्या पढ़ाई करी थी। द्रोणाचार्य बैच में मैं आपका स्वागत करती हूं और हम इस कवरेज को लेके चलेंगे, बहुत ही ज्यादा अच्छी खासी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हम हर एक चैप्टर पर एक लेक्चर लेके आएंगे। द्रोणाचार्य ने अपने YouTube चैनल पर सब जगह शेड्यूल देके रखा है कि कौन से चैप्टर का क्लास कब आने वाला है। आप उस शेड्यूल को फॉलो कीजिए और आपको मालूम पड़ता रहेगा कौन से सब्जेक्ट का, कौन सा चैप्टर का लेक्चर कब आ रहा है। तो मैंने अपने सब्जेक्ट को डिवाइड किया है इनटू 13 पार्ट्स, बिकॉज 13 एरियाज है। तो हमारा जो होगा फर्स्ट लेक्चर वो चैप्टर नंबर 1 का होगा ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। हाँ जी। हम EISN SM में से SM को शुरू करने के लिए जा रहे हैं। अब कोई बच्चा कह रहा है कि मैम मैंने ना बहुत पहले पढ़ा था EISN SM, अब तो अमेंडमेंट्स भी आ गई होंगी, तो क्या आप जो पढ़ाने वाले हो वो अमेंडेड बैच होगा या अमेंडमेंट्स अलग से कवर करनी पड़ेगी? बेटा जी, उसकी टेंशन भी हमारी। सारे के सारे अमेंडमेंट्स जो है ना आपको कवर्ड मिलेंगे। जी हाँ, ये सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं वो बिल्कुल अमेंडेड होंगे और लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स भी अमेंडेड होंगे। तो हो गई ना बल्ले बल्ले। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर अच्छी लगी हो ये वाली बात। देखो बेटा, फैकल्टी आपके लिए मेहनत कर रहा है ना। अब आपकी बारी है कि आप भी उनके साथ मेहनत करो। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। एंड मैं शुरू करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। टुडे इन आवर क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1 ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो आपको पता है चैप्टर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट।
अच्छा, बच्चा कह रहा है कि मैम जो ये चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 1, ये एसएम का है। हमने कहा हाँ, तो मैम आप बार बार फोकस क्यों कर रहे हो? ये चैप्टर के नाम पे फोकस करने से क्या हो जाएगा? तो बेटा मैं आपको बता दूं, चैप्टर का नाम एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लास में जब हम बच्चों को करवाते हैं तो एक बार ही तो बच्चे को याद हो जाता है, बट एग्जाम में तो पूरे के पूरे सिलेबस का क्वेश्चन पेपर बनता है, राइट? तो वहां पर ना सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना चाहिए कि जो क्वेश्चन आया है कौन से चैप्टर से उठ के आया है। एंड वंस यू आर डन विद द सिलेक्शन कि हाँ भाई अच्छा चैप्टर नंबर 1 से सवाल है, चैप्टर नंबर 4 से सवाल है, जैसे ही ये काम आपने किया ना, जैसे ही आपने सेलेक्ट कर लिया ना, यू आर हाफ डन, यू आर जस्ट हाफ डन, मार्क माई वर्ड्स। तो चैप्टर नंबर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, याद करना उस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है, उसको माइंड मैप में रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बच्चा कह रहा है कि मैम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1 ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड आज हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। बेटा ध्यान रहो, ओके फाइन, थम जाओ, ध्यान से सुनो। सो आज हम जितनी कवरेज करने वाले हैं उन सबके नोट्स आपकी स्क्रीन पर हैं, राइट? एंड हम जो है कवरेज जो करेंगे वो इस चैप्टर की फुल कवरेज करेंगे रेलेवेंट फॉर May 2023। सो मैं इस मैराथन को लेके चल रही हूँ May 23 अटेम्प्ट के लिए। ओके, आर यू गाइज रेडी? रेडी? चलिए तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट विच इज इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बेटा जी जो ये चैप्टर है ना, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ। ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बाकी सारे चैप्टर को ना जोड़ता है। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बाकी सारे चैप्टर का क्या करता है, जोड़ता है, कनेक्ट करता है। अगर आप इस चैप्टर पे पकड़ बना लेंगे ना, तो मैं आपको बता रही हूँ आपकी एसएम पे ना अच्छी वाली पकड़ आ जाएगी। तो मैं आपको बहुत अच्छे से कंसेप्चुअली क्लियर कराऊंगी। भले ही हमारा मैराथन बैच है, बट कंसेप्ट तो क्लियर होना पड़ेगा ना, जिसपे पूरी बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो उस पर तो मेरे को अच्छा खासा टाइम लगा के उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो मैं आज आपकी नींव रखने के लिए जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप अपने दिमाग में भी इस बिल्डिंग को खड़ा करें आफ्टर क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो हमारे पास में चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। क्या नाम है? इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये जो 2 वर्ड्स है ना, ये 2 वर्ड्स जो आपके सामने दिख रहे हैं, अगर आपको ये 2 वर्ड्स समझ में आ जाए, कौन कौन से 2 वर्ड्स? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये 2 वर्ड्स अगर आपको समझ में आ जाएंगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा फंडा कि मैम ये है क्या। और अगर मान लो आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट समझ में नहीं आएगा, तो फिर आप इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो आप इस चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं विद द ब्रेकिंग ऑफ आवर टॉपिक व्हिच इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सो देखो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है बेटा जी, वो 2 वर्ड से बना है। कौन सा? स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट, राइट? तो अगर मान लो मैं समझ जाऊं कि स्ट्रैटेजी क्या होती है, तो मैं ये भी समझ जाऊंगी कि अगर मैं समझ जाऊं कि स्ट्रैटेजी क्या होती है और अगर मैं समझ जाऊं कि मैनेजमेंट क्या होता है, तो मैं समझ जाऊंगी कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एज अ होल क्या होता है, राइट? तो यानी कि हमारे को अपना फोकस किस पे रखना पड़ेगा? स्ट्रैटेजी पे रखना पड़ेगा और मैनेजमेंट पे रखना पड़ेगा। वंस वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट, हमारे को समझ आ जाएगा कि भैया स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट किस मुर्गी का नाम है। इतनी बात समझ आई? चलो आगे चलते हैं। अब चलते हैं एक शब्द को पकड़ने के लिए। इन दोनों में से आपने एक शब्द तो बहुत ज्यादा बार यूज किया है, दैट इज अ मैनेजमेंट, दैट इज द वर्ड मैनेजमेंट। तो हम ना एक काम करते हैं, सबसे पहले इस मैनेजमेंट वर्ड को ही पकड़ लेते हैं और मैनेजमेंट वर्ड को ही पकड़ के आगे लेके चलते हैं, ठीक है? सो द मैनेजमेंट वर्ड को ICAI ने कहा कि भैया इसकी 2 डेफिनेशंस हैं, 1 and 2। There are 2 definitions of management as per ICAI. Okay, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैनेजमेंट ICAI कहता है कि भैया देखो बात ऐसी है, जो हमारा मैनेजमेंट है ना, एक तरफ तो ये वो वाली डेफिनेशन बताता है जो हमने क्लास 12th में पढ़ी थी। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वही वाली
same to same definition. It is the process, or it includes the functions of planning, organizing, staffing, directing and controlling. और even आपको याद होगा, आप एक वर्ड भी बोलते थे, effectively and efficiently, effectively and efficiently, याद है बोलते थे, राइट तो ये दो वर्ड्स, ये दो वर्ड लगा के आप अपनी डेफिनेशन को पूर्ण विराम देते थे. तो सेकंड डेफिनेशन जो आपकी मैनेजमेंट की बनती है, ये वही वाली बनती है. मैनेजमेंट को चेंज थोड़ी ना हो जाएगा. ओके, अब जो फर्स्ट टर्म है ना बेटा, फर्स्ट टर्म किसके लिए यूज की गई है? फर्स्ट टर्म यूज की गई है उन लोगों के लिए जिनसे की ऑर्गेनाइजेशन चलता है. जैसे कि आपने लॉ में पढ़ा होगा कि कंपनी जो बनाता है वो होता है ओनर, ठीक है, या फिर शेयर होल्डर. और कंपनी को चलाने वाला कौन होता है? मैनेजमेंट. कौन होता है? मैनेजमेंट. आपने ऑडिट में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि कंपनी का जो फर्स्ट ऑडिटर होता है या सब्सिक्वेंट ऑडिटर होता है, उसके रिस्पेक्ट में आपने दो चीजें पढ़ी होंगी. कभी तो शेयर होल्डर अपॉइंट करता है, कभी तो बीओडी अपॉइंट करता है. बीओडी बोले तो मैनेजमेंट. सो फर्स्ट सेंस में हमने मैनेजमेंट में ये पढ़ा कि मैनेजमेंट रेफर्स टू दोस पीपल जिनकी वजह से कंपनी चलती है. हम इसको भी तो मैनेजमेंट कहते हैं, इसी को भी तो मैनेजमेंट कहते हैं, राइट. आपने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा, 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, राइट. ये 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी तो लोग ही आते हैं, इनको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं. तो यानी कि फर्स्ट सेंस में मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन दी गई कि भैया मैनेजमेंट रेफर्स टू दोस पीपल जिनकी वजह से क्या चलता है, जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन चलता है. अच्छा, कमेंट बॉक्स पे करके बताओ मुझे कि क्या तुमने केएमपी के बारे में सुना है? डू यू नो अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ केएमपी? फटाफट से बताओ, डू यू नो द फुल फॉर्म ऑफ केएमपी? है ना, केएमपी स्टैंड्स फॉर की मैनेजरियल पर्सनल. कंपनीज एक्ट में पढ़ा है आप लोगों ने. तो की मैनेजरियल पर्सन कौन है? वो लोग जो कंपनी को चलाते हैं. तो फर्स्ट इंस्टेंस में उसने क्या बोला कि भैया मैनेजमेंट क्या है? जो हमारा की ग्रुप है, जिसकी वजह से क्या चल रहा है? एक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है. सो व्हाट इज द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द मैनेजमेंट? इट रेफर्स टू द की ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ओके. अब ध्यान से मेरी बात सुनो. अब ये लोग का टास्क क्या है? इन लोगों का कर्तव्य क्या है? इन लोगों का कर्तव्य क्या है? इन लोगों का कर्तव्य है बेटा, इन लोगों का कर्तव्य है कि इनको ना सारी की सारी चीजें ना ठिकाने पे लगानी है. मतलब देखो, हमारी कंपनी में जो रिसोर्स लग रहे हैं, जितने भी रिसोर्स लग रहे हैं, पैसा लग रहा है, लोगों की लेबर लग रही है, मशीनरी लग रही है, जो भी लग रहा है ना, हमें उसे ठिकाने पे लगाना है. इसीलिए तो इनको रख रहे हैं मैनेज करने के लिए, राइट. तो हम कहते हैं कि भैया इनका काम क्या होगा कि जितने भी रिसोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से रिसोर्स? मैन, मटीरियल, मशीनरी, मनी. इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में m to the power 4. ये इन सब को क्या करता है? फंक्शन में लेके आता है, काम करवाता है. तो बताओ कौन है जो सारे के सारे रिसोर्सेस को मैनेज करता है? ये की ग्रुप ऑफ द पर्सन, यानी कि मैनेजमेंट. ओके, और इनके ही बिहेवियर से पे डिपेंड करता है कि कंपनी आगे कैसे चलेगी, कंपनी आगे कैसे रन करेगी. इतनी बात समझ आई? तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन हम लोगों ने क्लियर कर ली. मैनेजमेंट की डेफिनेशन वी आर डन, है ना. वी हैव वन डेफिनेशन विच इज जिसमें कि हम बोलते हैं की ग्रुप ऑफ द पर्सन. एंड सेकंड डेफिनेशन में हम क्या बोलते हैं? सेकंड डेफिनेशन में हम बोलते हैं कि भैया मैनेजमेंट कुछ नहीं है, सीरीज ऑफ फंक्शन है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. चलिए, आसान हो गया. ओके, अब स्ट्रैटेजी कह रहा है भैया मुझे तो पढ़ा दो. चलिए फिर करते हैं स्ट्रैटेजी वर्ड से मुलाकात. स्ट्रैटेजी आ गई जी हम स्ट्रैटेजी के ऊपर. ओके, अब यहाँ पर स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन गिवन है. ओके, चलिए तो वर्क करते हैं स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन के ऊपर. और यहाँ पर लिख लीजिए स्ट्रैटेजी का निमोनिक. ठीक है, WWE. उसको बोलेंगे ways to win over enemy, यानी कि WWE. इसकी हिंदी करते समझते हैं. हाँ, स्ट्रैटेजी का मतलब है कोई भी वो तरीका जिससे कि हम क्या करें, हम अपने एनिमी से जीत जाएं. कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, है ना. एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड
वॉर। सो अगर हम कुछ भी करके अपने आप को जीत हासिल करवाना चाहते हैं तो उसमें यूज किया गया षड्यंत्र जो है वो दैट इज अ बेसिकली स्ट्रैटेजी। मैं आपसे ना कुछ बात करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आप मुझे बताओ कि मान लो लेट्स सपोज ये एक बॉर्डर है, ठीक है, ये भारत है, पाकिस्तान है, लड़ाइयां चल रही हैं, इधर से बमबारी हो रही है, इधर से बमबारी हो रही है, सब लड़ाई चल रही है, देयर इज अ सिचुएशन ऑफ दी वॉर, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे बताओ, हिंदुस्तान भी क्या करके आएगा, प्लान करके आएगा, पाकिस्तान भी क्या करके आएगा, प्लान करके आएगा, दोनों जने प्लानिंग करके आएंगे, एग्रीड। बट जीतेगा कौन, जीतेगा वो जो स्ट्रेटेजाइज करके आएगा, जो स्ट्रेटेजाइज करके आएगा। अब स्ट्रेटेजाइज करने का मतलब क्या है, देयर इज समथिंग अबव दी प्लानिंग, यानी कि कोई भी वो तरीका जिससे कि हम जीत हासिल कर सकें, दैट इज अ स्ट्रैटेजी। इतनी बात समझ में आई आपको? अच्छा अब आपको पता है, जैसे मान लो हमारी जूते की इंडस्ट्री है, ठीक है, एक बंदे ने जूता बनाया, कैसा जूता बनाया कि भैया मैं तो जूते के सोल में ना हवा भर के दूंगा, बंदा जैसे ही पहनेगा ना अपने आप को लाइट महसूस करेगा, अपने आप को लाइट महसूस करेगा। तो भैया अब टेंशन होने लग गई, सारे कस्टमर उस जूते को रेफर करने लग गए, हाँ हम तो ये करेंगे, हाँ हम तो ये करेंगे, हमें तो यही जूता चाहिए, ये तो बहुत लाइट वेट है। तो क्या हो रहा है कि ना कई कई बारी लोग इंडस्ट्री के अंदर ना ऐसे लोग आके ना इंडस्ट्री को ड्राइव करने लग जाते हैं, और पता है क्या करना पड़ता है, फिर हमारे को स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है कि ओके ईंट का जवाब आप देंगे हम पत्थर से, है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, इसके अगेंस्ट फिर हम स्ट्रेटेजाइज करते हैं, यानी कि षड्यंत्र रचते हैं, यानी कि हम रिएक्शन देते हैं, हम इस पे अपना एक्शन करते हैं कि भैया अब हम क्या करने वाले है। तो कभी कभी ये होता है कि हमारे को बहुत सारे तरीके अपनाने पड़ते हैं, वो तरीके जो है ना वो क्या है, स्ट्रैटेजी। मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाना चाहती हूँ, मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाना चाहती हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये है बेटा मिस्टर ए, ठीक है, और मैं इसका नाम रख देती हूँ, मिस्टर ए की जगह मैं इसका नाम रख देती हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ, ओके, मैं इसका नाम रखती हूँ आनंद, ठीक है, ये है मिस्टर आनंद, ठीक है, और ये है मिस्टर सुधाकर, ठीक है। अब ना दोनों जन कहते हैं कि भैया मुझे तो मई 23 का अटेम्प्ट जो है ना वो क्लियर करना है, ठीक है। ये दोनों बच्चे मेरे पास आते हैं कि मैम मैंने ना टाइम टेबल बनाया है, आप लोग भी बनाते हो ना टाइम टेबल, बिल्कुल वैसे ही इन्होंने टाइम टेबल बनाया, ठीक है, मेरे पास लिया है बिल्कुल टाइम टेबल के हिसाब से, ये ऐसा टाइम टेबल बना के मैं इतने बजे पढ़ूंगा, इतने बजे उठूंगा, मैं ये करूंगा, मैं योगा करूंगा। सुधाकर ने बना दिया मैं ये सब्जेक्ट इतने टाइम को कंप्लीट कर लूंगा, फिर मैं आरटीपी भी कर लूंगा। फिर सुधाकर को मैंने बोला टेंशन मत लिए, आरटीपी जो है ना ये एसएनएसएम की मैं ही करवाऊंगी, टेंशन मत लो, यूट्यूब चैनल पे आएगी, आरटीपी की वीडियो भी आएगी, हाँ जी, मैराथन में हम आरटीपी भी कवर कराएंगे आपको, ओके। सो अब ना आनंद और सुधाकर दोनों जन टाइम टेबल बना के लाते हैं, ओके। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। तो आनंद जो है ना जब टाइम टेबल बना के लेके आता ना, तो आनंद के टाइम टेबल में एक चीज मुझे दिखती है, और वो चीज क्या होती है कि आनंद ने क्या प्लान कर रखा होता है, आनंद ने ये प्लान कर रखा होता है कि उसको कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, ठीक है, और उसे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है कि भैया बाहर में गए। बट जब सुधाकर मेरे पास में आया ना, सुधाकर ने पता है क्या बोला, मैम ये बताओ ये सेमेस्टर में हाईएस्ट कितना है, मैंने बोला इतना हाईएस्ट है मैम, मैं ला के दिखाऊंगा आपको 90 मार्क्स, मैं लाके दिखाऊंगा, मेरे मार्क्स ना रैंक 1 वाले से ज्यादा आने चाहिए, कुछ भी करो। क्या बोला मैंने, कुछ भी करो। सुधाकर मुझे जाके कहते हैं मैम कुछ भी करो, कुछ भी करो, बट मुझे 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 90 मार्क्स चाहिए। यानी कि दो जनों में वॉर छिड़ गई। कौन थे वो दो जने, वो दोनों जने थे, एक तो प्रीवियस रिजल्ट और एक सुधाकर का होने वाला रिजल्ट, यानी कि बेसिकली एनिमी हो गया ना, यानी कि वॉर छिड़ गया ना, यानी कि वो कुछ भी का मतलब है वो उसे हम स्ट्रैटेजी कहते हैं, विच इज ओवर एंड अबव दी प्लानिंग। तो आनंद और सुधाकर दोनों ही प्लान करते हैं, बट जब सुधाकर की मैं बात करती हूँ, कोई भी तरीका जो वो अपनाता है, कोई भी तरीका वो अपनाता है सो एज टू डिफीट द एनिमी, इट इज नोन एज स्ट्रैटेजी। सो आई हैव गिवन यू द कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रैटेजी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके अब हमारे पास ना ये सेकंड डेफिनेशन आती है, सेकंड डेफिनेशन आती है, ये सेकंड डेफिनेशन में जो है हम पढ़ते हैं एग्जाम के लिए, अगर स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन आती है तो ये वाली इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं स्ट्रैटेजी क्या है, लॉन्ग रेंज ब्लू, ओ स्ट्रैटेजी दूर की बात करता है, स्ट्रैटेजी दूर
की बात करता है, इट इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट समझते हो, वो जो नक्शे वक्शे नहीं होते जब घर वन बनता है, नक्शे वक्शे खींचते हैं, तो स्ट्रैटेजी ना वो नक्शे की तरह है। वो बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी इमेज चाहती है। मैं चाहती हूँ कि मैं ना आज से 10 साल के बाद में ना सबसे सबसे अच्छी फैकल्टी बन जाऊं। ये क्या है? द इमेज आई वॉन्ट्स टू बी, द डायरेक्शन, दैट मीन्स व्हाट इट वॉन्ट्स टू डू, एंड डेस्टिनेशन वेयर इट वॉन्ट्स टू गो। तो स्ट्रेटजी हमें बताती है हमें क्या बनना है, हम क्या करना चाहते हैं, हम कैसे करेंगे। बच्चा कह रहा है कि मैम मुझे इसमें कंफ्यूजन है। मैं आपसे बोलती हूँ बताओ बेटा, ऊबर में क्या डालते हो? ऊबर में क्या डालते हो? डायरेक्शन डालते हो कि डेस्टिनेशन डालते हो? मैम डेस्टिनेशन डालते हैं। तो डेस्टिनेशन का मतलब है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, आप कहाँ जाना चाहते हो। बट ऊबर आपको ना डायरेक्शन नहीं बताता। आप सेम जगह पे ना दूसरे रोड से भी जा सकते हो, है ना, वो आपको ट्रैफिक के अकॉर्डिंग डायरेक्शन बताता है, राइट। तो डेस्टिनेशन इज जहां पहुंचना चाहते हो, जहां पहुंचना चाहते हो। और डायरेक्शन का मतलब है किस डायरेक्शन से होके जाओगे, यानी कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू एज पर योर वांट्स एंड विशेस, आप कैसे करके उसको पहुंचाना चाहते हो। ओके, सो आई होप कि आपको स्ट्रैटेजी समझ में आया होगा, ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अब एग्जाम में कभी कभी ये भी आ जाता है कि स्ट्रैटेजी इज अ स्कीम ऑफ एक्शन टू। स्कीम ऑफ एक्शन यानी कि ये हमारे को ना ये हमारे को बताता है कि हमारे को किस वजह से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। तो हमने कहा टू अचीव द इफेक्टिवनेस, ताकि हम इफेक्टिवनेस को अचीव कर सके। व्हाट इज इफेक्टिवनेस? राइट टास्क एट राइट टाइम। हम अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज कर सके, यानी कि एफिशिएंसी यूज ऑफ द रिसोर्सेज। हम अपने एफर्ट्स को और अपने बिहेवियर को डायरेक्शन दे सके। अगर हम क्लियर होंगे ना कि हमें 90 मार्क्स लाने हैं, अगर हमने क्लियर कर लिया कि हाँ भाई दिमाग में हमें 90 मार्क्स लाने हैं, तो हमारे एफर्ट्स ना उसी डायरेक्शन में लगेंगे। अगर हमारे पास स्ट्रैटेजी होगी तो हम इवेंट्स को, आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को ना हैंडल कर पाएंगे और अपनी अपॉर्चुनिटीज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, और जितने भी थ्रेट होंगे उनसे भी मीटअप कर पाएंगे। थ्रेट से हमें डर नहीं लगेगा, हम उनके लिए रेडी होंगे। तो उसको याद करने की मैंने यहाँ पे एक टेक्निक देके रखी है। सब में आप देखेंगे ई कॉमन है, तो अगर आप ई को 6 बारी यूज करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ई स्टैंड्स फॉर इफेक्टिवनेस, ये देखिए अचीव इफेक्टिवनेस का ई आ गया। एफिशिएंसी यानी कि ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज आ गया। ई से एफर्ट्स और बिहेवियर इन द डायरेक्शन आ गया। ई से इवेंट्स एंड प्रॉब्लम्स को हैंडल करना आ गया। एक्सप्लोर एंड यूज अपॉर्चुनिटीज आ गया। एंड एक्सेल टू मीन, यानी कि आप एक्सेल कर जाओगे, यानी कि आप जो है अच्छे खासे स्ट्रेंथ में आ जाओगे कि आप अपने थ्रेट को मिटा सको। एग्जाम के लिए ये वाला पार्ट इस अटेम्प्ट के लिए इतना रिलेवेंट नहीं है, आप छोड़ भी सकते हो। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया है, राइट। चलिए ओके, अब एग्जाम में वो कहता है कि आप स्ट्रैटेजी किससे पूछता है? आप किससे पूछता है? ये कहता है मैनेजमेंट से, कि भैया ये मैनेजमेंट के लोग हैं, इनसे पूछता है कि भैया तुम स्ट्रैटेजी लगा के क्या उखाड़ लोगे। हमने तो मैनेजमेंट जवाब के देता है कि भैया स्ट्रैटेजी लगा के मैं अपने डिसीजंस को ले पाऊंगा, और डिसीजंस को लेने के लिए मैं जान पाऊंगा मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, और क्या बोलते हैं मेरी वीकनेस क्या है। यहाँ पे बेटा वीकनेस लिखो, ऑफसेट दी वीकनेस क्या है, और मैं अपने थ्रेट से कैसे लड़ूं। इज दैट क्लियर? चलो, तो नाउ मैंने आपसे कहा था इन द वेरी बिगनिंग कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू द combination of two words, strategy and management. I hope this thing is clear to you. Any problem, any doubts? I hope this thing is clear to you. चलिए, so अब हम आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी हो गया। अब दोनों चीज जो हमने अभी तक पढ़ी है ना, स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट जो हमने पढ़ा है ना, बस अब हम उसको क्या करेंगे, कंबाइन करके चलते हैं सीधा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पर। तो देखिए, जैसे ही हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे आते हैं ना, वो फर्स्ट हमको क्या बताता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। आपको समझ में आ गया? जो आपको पढ़ाया ना मैंने बेटा, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप ICAI का स्टडी मैट को रेफर कर लो, कुछ भी कर लो, सेम चीज आपको मिलेंगी, राइट।
अब अब ध्यान से सुनेंगे, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन आपको याद करनी है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी, ठीक है, आपको ध्यान से सुनना है, आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ओके, चलिए। तो देखिए, मैं आपसे एक बात कहती हूँ, हमने पढ़ा स्ट्रैटेजी, ठीक है, हमने पढ़ा स्ट्रैटेजी और हमने पढ़ा मैनेजमेंट, ठीक है। अब हमने कहा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज द कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट, ओके। तो बताओ, अगर मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी तो प्रोसेस होगा। हाँ मैम होगा। अगर मैनेजमेंट एक प्रोसेस है तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी तो प्रोसेस होगा। हमने कहा हाँ होगा। और ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। और अगर ये एक प्रोसेस है, तो इसमें स्टेप्स भी होंगे। हमने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। इसीलिए आपको यहाँ पर क्या दिख रहे हैं बेटा जी? स्टेप्स दिख रहे हैं। ये देखिए, ये क्या है? आपके स्टेप्स। ओके, अब ध्यान से एक और बात। तो जैसे ही मैंने अपनी डेफिनेशन लिखनी चालू करी, तो मैंने देखा डेफिनेशन में लिखा है इट रेफर्स टू दी, ये कौन सा वर्ड आया? मैनेजरल वर्ड आ गया। ओहो, कौन सा वर्ड आ गया? मैनेजरल वर्ड आ गया। पता है क्या हुआ? सुनो ध्यान से। पता है क्या हुआ? जब हमने कहा कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो भी था। तो हमने मैनेजमेंट के दो मीनिंग था, आपको याद होगा। एक तो मीनिंग था KMPs वाला, याद आया? और दूसरा था प्रोसेस वाला। तो प्रोसेस वाला वर्ड को तो हमने यूज कर लिया, बट जो KMP वाला वर्ड था कि भैया मैनेजमेंट जो है ना, उसको भी हम जो KMPs होते हैं ना, उसको भी हम मैनेजमेंट कहते हैं। तो बताइए क्या हुआ? ये जो लोग थे ना KMP, इनको बुरा लग गया। ये बुरा मान के बैठ गए। देखो बाहर बैठे हुए हैं, मुंह लटका के बैठे हुए हैं, कह रहे हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो हमने इनको वैल्यू देने के लिए क्या किया? हमने डेफिनेशन में ये वर्ड ऐड किया और उस वर्ड का नाम क्या रखा? मैनेजरियल प्रोसेस। तो यानी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किसी एरे गरे का काम नहीं है, ये इन मैनेजमेंट के लोगों का काम है। सो हमने क्या बोला? इट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस। तो देखो ये वर्ड में जो प्रीफिक्स मैंने लगाया, ये कितना इंपॉर्टेंट था। जब बच्चा पार्टी आप खुद से पढ़ते हो ना, तो क्या करते हो? ऐसे शब्दों को ना छोड़ देते हो, बट ऐसे शब्दों को छोड़ना नहीं है। ये सारे शब्द ही आपको मार्क्स दिलवाने के लिए यूजफुल होते हैं। ओके, चलो अब हम क्या करते हैं? डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट रेफर्स टू द मैनेजरियल प्रोसेस, जहां पर कि हम क्या करते हैं? सबसे पहला सुनो ध्यान से, देखो, सपना देखते हैं, फॉर्मिंग अ विजन। उसके बाद उस सपने को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? सपने को छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव में तोड़ देते हैं। मेरा सपना है मैं 10 साल के बाद में ना सबसे अच्छे वाला CA बनना चाहता हूँ। मेरे मोहल्ले में सबसे बेस्ट CA मैं ही बनना चाहता हूँ। अब ये सपना अगर देखा है तो उसके छोटे ऑब्जेक्टिव करो। पहला ऑब्जेक्टिव, टू क्लियर योर CA इंटरमीडिएट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, टू क्लियर योर CA फाइनल्स। सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए क्या करो? स्ट्रैटेजी को डेवलप करो। डेवलप योर स्ट्रैटेजी। उसके बाद में इस स्ट्रैटेजी को जो आपने अभी डेवलप करी है, इसको जेब में मत रखो, इसको क्या कर दो? इम्प्लीमेंट कर दो। और एक बात मुझे बताओ, एक स्ट्रैटेजी का जिंदगी भर चलेगी? नहीं ना। जिंदगी में क्या है? टाइम बढ़ता रहता है और टाइम के अनुसार एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो उसने क्या बोला? मेकिंग एडजस्टमेंट्स ओवर दी टाइम। यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग क्या करते रहो? एडजस्टमेंट्स करते रहो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? इट रेफर्स टू दी मैनेजरियल प्रोसेस वेयर वी फॉर्म अ विजन, सेट द ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलप द स्ट्रेटेजी, इंप्लीमेंट द स्ट्रेटेजी एंड मेक द एडजस्टमेंट्स ओवर दी टाइम। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, थम्स अप। आगे चलते हैं। अब वो कहता है कि भैया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के आप हमारे को ऑब्जेक्टिव्स भी बता दो। हमने कहा ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स बता कह रहे हैं, हम ऑब्जेक्टिव का फटाफट निमोनिक भी बताते हैं। तो फटाफट लिख दीजिए यहाँ पे CA एंड CS। मेरी क्लास में CA जो होगा दैट वुड बी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड CS वुड बी कंपनी की सक्सेस। तो अगर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगाना चाहते हो तो क्यों लगाना चाहते हो? क्योंकि आप दूसरों से आगे बढ़ना चाहते हो कंपटीशन के अंदर। सबसे आगे कौन? मैं। मेरी आएगी रैंक 1 AR1 मेरी आएगी। कमेंट बिलो किस किस की AR1 आएगी।
ओके। एंड अगर आप एसएम लगाते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि आपकी कंपनी किस तरफ जा रही है, एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, तो आप कंपनी को एसएम लगा के गाइड कर सकते हो कि किस डायरेक्शन में जाना है ताकि वो सक्सेसफुल हो पाए। तो बताओ ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं? 2, सीए एंड सीएस। सीए मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड सीएस यानी कि कंपनी की सक्सेस। आसान। चलो, तो मैं आपको बता दूं वैसे कि हमने 2 टॉपिक कवर करे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग, ठीक है, एंड उसके बाद ऑब्जेक्टिव। आपको पता है टोटल कितने टॉपिक है इसके अंदर? टोटल है बेटा आपके पास इसमें 4 टॉपिक, 4 टॉपिक है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के 4 टॉपिक हैं। कौन कौन से? मीनिंग, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, उसके बाद में इंपॉर्टेंस, उसके बाद में लिमिटेशंस। ठीक है, सो मीनिंग हमने पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव क्या है? सीए एंड सीएस। अब इंपॉर्टेंस को भी हम होल्ड पे रखते हैं, हम आते हैं लिमिटेशन पर। ठीक है, अब सुनना लिमिटेशन। आपको मैं आज एक रामबाण चीज बता रही हूँ, जिंदगी में कभी भी किसी की नुक्स निकालनी हो ना, यानी किसी के लिमिटेशन बतानी हो, किसी के डिसएडवांटेज बताने हो ना, तो 2 डिसएडवांटेज ऐसे हैं जो आप कभी भी बता सकते हो। पहला डिसएडवांटेज पता है क्या है? कि भैया पैसा लगता है, और दूसरा पता है क्या है? टाइम लगता है। कहते हैं ना कि बाल की खाल निकाला, तो पता है क्या हुआ? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से भी बाल की खाल निकाली गई, और यही 2 पॉइंट्स यहाँ पे बोले गए। देखो क्या लिखा है, इट कंज्यूम्स टाइम एंड इट इज कॉस्टली इन नेचर। अब देखो ना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कौन करेगा? की मैनेजर पर्सन। तो इनकी तनख्वाह क्या हल्की फुल्की होती है? अच्छी खासी तनख्वाह होती है, और इनकी तनख्वाह कंपनी को कॉस्ट होती है। इज दैट क्लियर? ओके, तो 2 पॉइंट्स कवर हो गए। लिमिटेशंस का निमोनिक भी आपको दिख गया स्क्रीन पर, C⁴। अगर आपको मेरे निमोनिक्स अच्छे लग रहे हो, अगर आपको पढ़ाई का पैटर्न अच्छा लग रहा हो, मेरे को कमेंट करके बताइएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स। अब वो कहता है कि एनवायरमेंट जो है ना बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, कभी ये तो कभी वो, आज इसको ये चाहिए, आज इसको वो चाहिए, आज एनवायरमेंट बढ़ रहा है, इज इन द पेस ऑफ द एक्टिविटी, कभी कुछ गिर रहा है, कभी कोरोना आ गया एनवायरमेंट के अंदर, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है समझना। और क्योंकि एनवायरमेंट के अंदर ही हम यूज करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को, तो फिर जैसे एनवायरमेंट हिलता है वैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हिल जाता है और काम हमारा खराब हो जाता है। तो इसकी वजह से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कर करके दुखी हो जाते हैं हम लोग। एंड नेक्स्ट इज क्लियर विजन नहीं होता कि कॉम्पिटिटर जो है ना वो कैसा रिस्पॉन्स करेगा। अच्छा एक बात मुझे बताना, अगर 2 लोग कंपटीशन में हैं तो इस बंदे को कभी भी पता चलेगा कि ये बंदा कैसा रिस्पॉन्ड करेगा? भाई कैसा कर लेगा इसकी मर्जी है। तो ये कोई बात थोड़ी है कि सामने वाले का रिएक्शन भी हम ही फिक्स करेंगे कि सामने वाला रिएक्ट कैसे करेगा। ये भी कोई बात हुई भला, है ना? तो क्लियर विजन नहीं होता कि कॉम्पिटिटर कैसे रिएक्ट करेगा, उस कैसा रिस्पॉन्स देगा, फीका रिस्पॉन्स देगा, मिर्ची भरा रिस्पॉन्स देगा, यू नो। ओके, इट्स फाइन। चलिए, तो हमने क्या कर ली? लिमिटेशंस कवर कर ली। अब आते हैं इंपॉर्टेंस के ऊपर। इंपॉर्टेंस कवर करने से पहले मैं ना आप लोगों से कुछ एक टॉपिक को डिस्कस करना चाहती हूँ। टॉपिक डिस्कस करने के बाद में ही शायद वो टॉपिक आपको क्लियर होएगा। चलिए, तो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ ये टॉपिक। हाँ जी, द टॉपिक नेम इज टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी। टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी। ओके, सो आपको बताती हूँ, स्ट्रैटेजी 2 टाइप्स की होती हैं, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। प्रो यानी कि प्रोएक्टिव यानी कि यू आर दी बेसिकली इनिशिएटर, यू आर दी फर्स्ट मूवर। एंड रिएक्टिव यानी कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फिजिक्स वाला, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो हाँ जी, स्ट्रैटेजी में भी ऐसे ही होता है कि एक इंसान यहाँ पे एक्शन डाल रहा होता है और सामने से क्या आती है? रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। क्या आती है? रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। सो प्रोएक्टिव क्या होता है? हम पहली बार क्या कर रहे होते हैं, हम जो होते हैं, हम पहले मूवर होते हैं उस चीज को करने के लिए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, इंडस्ट्री में हैंडमेड नोट्स मैं लेके आई थी, तो आई वॉज द प्रोएक्टिव मूवर ऑफ द हैंडमेड नोट्स, और इस पर बेस बाकी सब लोगों ने क्या दिया? रिएक्शन दिया। अब देखो, अगर आपको, ध्यान से सुनिएगा, अब अगर आपको प्रोएक्टिव मूवर बनना है तो आपको क्या क्या चाहिए? उसका वर्ड उन्होंने क्या बोला? पैरामीटर्स। यानी कि अगर आपको प्रोएक्टिव मूवर बनना है ना तो आपके पास ये होना चाहिए, अगर आपको रिएक्टिव मूवर बनना है तो आपके पास ये होना चाहिए। अच्छा, मान लो आपको चाय बनानी है तो बताओ आपके पास क्या क्या होना चाहिए? मैम चाय पत्ती होनी चाहिए, चीनी होनी चाहिए, दूध होना चाहिए, मैम गैस भी होनी चाहिए। सिमिलरली अगर आपको एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी बनानी है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए? आपके पास में ये सारी चीजें होनी चाहिए। इतनी बात समझ आई?
ठीक है, अब पढ़ते हैं। अगर आप इंडस्ट्री में कुछ कोई भी चीज पहले करना चाहते हो तो आपके पास एक्सपीरियंस तो होना चाहिए ना, तभी तो आप कुछ नया लेके आ पाओगे, राइट। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं रखोगे तो आप नया कैसे लेके आ पाओगे, नहीं लेके आ पाओगे। आपके पास उस चीज की नोहा होनी चाहिए। अगर मैं हैंडमेड नोट्स लेके आ रही हूँ तो उसकी नोहा मेरे पास थी ना, तभी तो मैं लेके आई हूँ। और आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, जिसके ऊपर आप काम करते हो। स्ट्रेंथ को यूज करोगे तभी तो फर्स्ट मूवर बनोगे। एंड अगर आप रिएक्शन देना चाहते हैं तो किस पर रिएक्शन करोगे, या तो कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजीज पे रिएक्ट करोगे या तो मार्केट में होने वाले चेंजेस पर रिएक्ट करोगे। जैसे कि कोविड आया, कॉन्सेप्ट एजुकेशन का ऑनलाइन हो गया, तो क्या हुआ, मार्केट में चेंजेस आ गए, तो हम सबने रिएक्शन देना चालू कर दिया, ऑनलाइन क्लास करनी चालू कर दी। Now, at last, what is the main thing? The main thing is, what is the actual strategy? Actual strategy is the blend of both. यानी कि कभी तो हम प्रोएक्टिव मूवर होते हैं, कभी तो हम रिएक्टर होते हैं, यानी कि सब्सिक्वेंट मूवर होते हैं। इतनी बात समझ आई? बोलो हाँ कि ना। ओके, सो टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी भी हमने कवर किया, क्योंकि हमारे को ये कवर करना था टॉपिक, व्हाट इज द टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ओके चलो मैं आपको बताती हूँ, ये देखो, ये रहा इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इस टॉपिक के लिए मैंने आपको वो कंसेप्ट समझाया, दोबारा बोलती हूँ। स्ट्रेटेजी के टाइप्स कितने हैं, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। प्रोएक्टिव यानी कि सबसे पहले मैं आऊंगा, मैं लॉन्च करूंगा, मैं आऊंगा इंडस्ट्री के अंदर, मैं करूंगा ये चीज। ओके ओके, नेक्स्ट इज रिएक्शन, जो लोग रिएक्ट करते हैं। जियो ने सबसे सस्ता चीज लेके आया, सबसे सस्ता नेट लेके आया, और यहाँ पे फिर उसके रिएक्शन में बाकी लोगों ने भी प्राइस क्या करने शुरू कर दिए, डाउन करने चालू कर दिया। तो जियो वाज द फर्स्ट मूवर इन दिस केस, एंड अदर वोडाफोन एक्सेट्रा, एयरटेल वगैरह, दीज वर द सब्सिक्वेंट मूवर्स और द रिएक्टर्स। ओके, आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस, अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर आप सुनना ध्यान से, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगाते हो तो आपको नहीं लगता कि आपके पास एक एडवांटेज है। मैं तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगाता हूँ, सामने वाला नहीं लगाता है, तो मेरे पास एक बेनिफिट है कि नहीं है। तो अगर मेरे पास एक बेनिफिट है तो मैं क्या बन सकता हूँ, मैं बन सकता हूँ प्रोएक्टिव, मोर प्रोएक्टिव बन सकता हूँ मैं, है ना। और क्या कर सकता हूँ, मैं अपने डिसीजंस को अच्छी तरीके से ले सकता हूँ, जैसे कि मुझे कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, अमालगमेशन कब करना है, नो, ये सब काम मैं कर सकता हूँ। ओके, और अगर मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगाता हूँ तो कल को मैं कोई गलती करूँगा तो ये मुझे प्रोटेक्ट करेगी। आपने वो मूवी देखी है, कौन सी है वो, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की, जिसमें वो लड़ते हैं, क्या नाम है वो, दो हिट मूवी गई है ना, क्या नाम है मूवी का, बाजीराव मस्तानी, हाँ ऐसा भी पिक्चर है। तो उसमें देखा, अपने जो वॉर की सिचुएशन होती है, ऐसे करके ना एक शील्ड होती है, उस शील्ड पे ऐसे करके सामने से वॉर होता है, हम बच जाते हैं क्योंकि सामने से वॉर आता है, बट हम बच जाते हैं क्योंकि हमारे पास शील्ड होती है। ये तो शील्ड है बेटा, इस शील्ड को भी इसने बोला, ये क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब ये शील्ड है। अगर आपके पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होगी ना तो आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, आप कोई गलती करेंगे नहीं, बिकॉज आपके पास शील्ड है। ओके, नेक्स्ट आता है अवॉइड दी कॉस्टली मिस्टेक्स। आप कोई भी गलत जगह खर्च नहीं करेंगे, और आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसी पे काम करेंगे, और आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी आपकी कंपनी का अच्छा फ्यूचर आप इंश्योर कर सकते हैं अगर आप SM लगाते हैं तो दिस आर द इम्पॉर्टेंस और द बेनिफिट्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की 4 चीजें थी, कौन कौन सी थी, 4 चीजें, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। तो हमने सारी की सारी चीजें क्या कर ली हैं, कवर कर ली हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज द स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये जो टॉपिक है बेटा, मैं आपको बताती हूँ, आपने ना पहले से ही पढ़ रखा है, मैं आपको बताती हूँ, पहले से ही पढ़ रखा है। ये तो बहुत ही आसान टॉपिक है ना, आप जानते भी हो। सो हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं ना मैनेजमेंट में, TMO मतलब टॉप, मिडिल, ऑपरेशनल। ओके, TMO, टॉप, मिडिल एंड ऑपरेशनल। आपको पता है कि हम ना इनको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ना हम इनका नामकरण कर देते हैं, यानी कि इनको हम टॉप लेवल मैनेजमेंट ना बोल के क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट।
हम इसको मिडिल लेवल ना बोल के क्या कहते हैं, बिजनेस लेवल मैनेजमेंट। ओके, इसको हम ऑपरेशन लेवल ना बोल के क्या कहते हैं, फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट। तो बस ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट तो आपको आते ही हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि बताओ कितने लेवल्स होते हैं, कितने लेवल्स होते हैं, ये देखिए ये रहा कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। बताइए कितने लेवल्स होते हैं और उन लेवल्स के क्या क्या काम होते हैं। तो देखिए क्या क्या काम होते हैं, आपको पता ही है। तो कॉर्पोरेट लेवल पे सबसे पहले आप लिखेंगे कौन कौन लोग आते हैं, और उसके बाद में फिर आप लिखेंगे क्या क्या काम करते हैं। तो कॉर्पोरेट लेवल पे कौन कौन लोग आते हैं, कंपनी के बड़े बड़े लोग आते हैं ना, सीईओ, कंपनी के बीओडी, सीएफओ, ये सब किस में आते हैं, कॉर्पोरेट लेवल में आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जरा पहले बिजनेस लेवल पे कौन कौन आता है। बिजनेस लेवल पे आते हैं हमारे डिविजनल मैनेजर्स, हमारे जनरल मैनेजर्स एंड स्टाफ। फंक्शनल लेवल पे कौन आते हैं, हमारे फंक्शनल मैनेजर्स जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, एचआर मैनेजर, ये सब किस में आते हैं हमारे, ये सब आते हैं हमारे फंक्शनल लेवल पे। अब देखते हैं कि भैया इनकी जिम्मेदारियां क्या क्या रहती हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसमें से ना बेटा आपको इसके ऊपर ना सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है। देखो एक क्वेश्चन तो लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट का आगे लग सपोज 5 नंबर का, और एक अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कॉर्पोरेट लेवल पे। इस पे ना आपकी केस स्टडी भी आ सकती है, तो ध्यान से करिएगा। तो कॉर्पोरेट लेवल काम क्या होता है बताओ, देखो ध्यान से देखना है ना, सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है। वो कहता है कंपनी का विजन मिशन डिसाइड करता है, भाई कंपनी का विजन मिशन डिसाइड करता है। अच्छा एक बात बताओ, कॉर्पोरेट लेवल की जगह मतलब नीचे वाले, मतलब बेसिकली मिडिल लेवल के या ऑपरेशन लेवल के, मतलब फंक्शनल लेवल, बिजनेस लेवल के लोग आके बताएंगे कंपनी को क्या सपना देखना चाहिए। नहीं तुम बता दो हमें, नहीं बता दो, नहीं ना। ओके अच्छा नेक्स्ट, व्हाट बिजनेस द कंपनी शुड बी इन, व्हाट बिजनेस द कंपनी शुड बी इन। तो बताओ एक काम करते हैं, इन फंक्शनल वालों से पूछ लेते हैं कि क्या धंधा करें। नहीं हम छोड़ देते हैं, कॉर्पोरेट वाले पता है क्या कह रहे हैं, नहीं हम छोड़ देते हैं, फंक्शनल वाले से पूछ लेते हैं कि भाई क्या बिजनेस करना है। नहीं ना, तो कॉर्पोरेट वाले डिसाइड करेंगे ना कि कौन से बिजनेस में जाना है, कौन से बिजनेस को बंद करना है। बात समझ आई। उसी प्रकार रिसोर्स को एलोकेट करना, रिसोर्स m⁴। मैंने आपको वहां भी कहा था KMPs, याद करो KMPs क्या करते हैं, KMPs ही एलोकेट करते हैं ना रिसोर्सेस को, वही कर देखते हैं। पैसा जितना आएगा सारे का सारा एक बिजनेस में नहीं लगेगा रे, सबको बराबर का मिलेगा। ओके स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करेंगे, यही लोग करेंगे, और लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे ताकि बाकी सारे लोग ढंग से फंक्शन कर सके। और बिजनेस लेवल क्या करेगा, भैया जो कॉर्पोरेट लेवल कहेगा वैसा वैसा मैं करूंगा, और मैं तो भैया बाकी सारी बातें फंक्शनल को जाके बता दूंगा, कॉर्पोरेट लेवल ये चाहती है। इसीलिए अल्टीमेट एग्जीक्यूशन कौन करता है, अल्टीमेट एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे फंक्शनल लेवल के मैनेजर्स। डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। आपको ये डायग्राम जो है अच्छे से करना होगा, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपने डायग्राम बना के आना है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर विद यू गाइज। एक बार देख लेते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग, कि क्या हमारा सारा कंटेंट हो चुका है। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हो चुका है, हम कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी कर चुके हैं। उसके बाद में हम स्ट्रैटेजी के टाइप्स कर चुके हैं, उसके लिए क्या क्या चाहिए वो कर चुके हैं। ये मैंने आपको लर्न करने को दिया है बेटा, इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। स्ट्रैटेजी पार्टली प्रोएक्टिव कैन कम इन 5 मार्क्स। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन मैंने आपको करा दी, और ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको करा दिए, इंपॉर्टेंस करा दी मैंने आपको, लिमिटेशंस भी करा दिए, स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन भी करा दिया। तीनों के तीनों लेवल्स आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब बस एक लास्ट टॉपिक बचा है। इस लास्ट टॉपिक को करने से पहले मैं आपको चाहती हूँ आप एक बारी मेरे साथ में यहाँ पर लिखें, क्या लिखे कि आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा। जस्ट रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बेटा हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि भैया स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो होता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। क्या किसका कॉम्बिनेशन होता है, स्ट्रैटेजी का जस्ट अ मिनट, स्ट्रैटेजी का और मैनेजमेंट का, स्ट्रैटेजी का और मैनेजमेंट का, स्ट्रैटेजी का और मैनेजमेंट का प्लस मैनेजमेंट, राइट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा पॉइंट नंबर 2 मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी। पॉइंट नंबर 3 फिर हमने क्या पढ़ा, पॉइंट नंबर 3 में हमने पढ़ा स्ट्रैटेजी के बारे में,
पढ़ने में हमने क्या क्या पढ़ा? स्ट्रेटजी इज इक्वल टू WWE, राइट, एंड प्लस लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। और हमने क्या पढ़ा? और हमने पढ़ा E⁶। ये 3 चीजें मेन थी। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में 4 चीजें थी, 1 2 3 4। सबसे पहले हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इट रेफर्स टू द मैनेजरियल प्रोसेस। मैनेजरियल वर्ड नहीं लिखा ना तो ये मैनेजर को गुस्सा आ जाएगा। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा। ऑब्जेक्टिव क्या है? CA एंड CS। फिर हमने इम्पोर्टेंस पढ़ा, हमारे पास 6 इम्पोर्टेंस हैं। और लास्ट में हमने लिमिटेशंस पढ़ी। लिमिटेशन का निमोनिक क्या था? C⁴। 2 लिमिटेशन ऐसी है, कॉस्ट और कंज्यूम टाइम, जो हमेशा हर जगह आती है। उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रैटेजी की टाइप्स पढ़ी हमने। 2 टाइप होती है, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। और हमने ये भी पढ़ा कि कौन कौन से पैरामीटर्स लगते हैं। अगर आपको प्रोएक्टिव लगाना है तो कौन सी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपको रिएक्टिव जाना है तो कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास में 3 लेवल्स होते हैं, कौन कौन से? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। ठीक है, और 7वां पॉइंट जो है बेटा जी, वो है हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन द अदर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हम पढ़ने वाले हैं लास्ट में। ओके, चलिए तो लास्ट वाला टॉपिक कवर कर लेते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब मुद्दा क्या आता है बेटा? मुद्दा ये आता है कि हम ये कहते हैं कि भैया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ना, जो कंपनी धंधा करती है, जो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग का ऑब्जेक्टिव करती है, जो कंपनी कहती है मुझे तो ग्रो करना है इन टर्म्स ऑफ मनी, मुझे तो ग्रो करना है, मुझे तो पैसे कमाने हैं, वो कंपनी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगाए तो बात जमती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगाए तो बात डाइजेस्ट होती है। बट क्या मैम, ऐसी कंपनीज जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता, मैम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता, क्या वहां भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगता है? तो इसका आंसर देने के लिए ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल हाँ। हम कहते हैं कि देखिए सारे एनपीओज हैं, ये भी क्या लगाते हैं? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगाते हैं। और हम कहते हैं ये सारे के सारे एनपीओज यानी कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कौन से? ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगा के आज अच्छा खासे मुकाम पे खड़े हैं। सबसे पहले एंट्री लेता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि स्कूल, कॉलेज, सब जगह स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। बच्चा कहता है कैसे? हमने कहा अच्छा एक बात जरा बताओ, सच्ची बताओ ना। ये जब आपके भाइयों के एडमिशन की बात चलती है तो आप ऐसा कॉलेज काहे देखते हैं जिसमें प्लेसमेंट अच्छी होती है? देखते हैं ना, तो क्योंकि वो जानते हैं कि आप एक ऐसा कॉलेज को प्रेफर करोगे जो अच्छी प्लेसमेंट कराता है। तो इसीलिए पता क्या किया, कॉलेज वालों ने टाई अप कर लिया, किसके साथ में? कंपनीज के साथ में। हम तुम्हें बच्चा भेजेंगे लास्ट सेमेस्टर में, तुम उसको ऑन दी जॉब ट्रेनिंग देना 6 महीने के लिए, हमारा बच्चा स्टाइपेंड में खुश हो जाएगा। कंपनी कह रही है हमें मुफ्त के लोग चाहिए, यंगस्टर्स चाहिए जो कि हमारे 6 महीने तक हमारी बात सुन सके, हम उन्हें तैयार कर सके अपनी कल की नौकरी के लिए। तो ये भी खुश और ये भी खुश। ये क्या था? ये था अलायंस बनाना। तो क्या हुआ, कॉलेज ने कंपनीज के साथ अलायंसेस बनानी। इसीलिए तो आप ऐसे कॉलेज में जाना चाहते हो जहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज आपको कैंपस प्लेसमेंट में लेके जाती हैं, है ना। और तो और आपको पता है आज के टाइम पे ना इंसान इतना बिजी है, चाहे वो जॉब वाला इंसान हो, चाहे वो पढ़ने वाला भी इंसान हो, सब बहुत बिजी है। बट फिर भी इंसान जो है डिग्रीज लेना चाहता है, मोर एंड मोर ऑफ डिग्रीज इकट्ठा करना चाहता है। तो क्योंकि वो पढ़ना चाहता है, मोर एंड मोर ऑफ डिग्रीज लेना चाहता है, बट शायद वो घर गृहस्थी के चलते, शायद अपने शेड्यूल के चलते बाहर नहीं जा सकता। तो क्या आ गया? ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। घर बैठे क्या कीजिए? MBA कीजिए। तो ये क्या है? सब चालाकियां ही तो है। तो क्या सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज लगाती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? बिल्कुल भी नहीं। अब देखो, अब आता है हमारे पिक्चर में मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि
हॉस्पिटल्स यानी कि क्लिनिक्स वगैरह, हाँ बेटा हाँ, ये भी एसएम लगाती हैं, ये भी एसएम लगाती हैं। अच्छा एक बात तो बताओ, कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि जाइए जाके ये ब्लड टेस्ट करा के आइए, जाइए जाइए, हम ब्लड टेस्ट करा के आ गए, नहीं ये रिपोर्ट हम नहीं मानेंगे, आप ये उसी लेबोरेटरी से करवा के आइए, हम लिख के दे रहे हैं, उसी के यहाँ की मानेंगे। अरे भैया ब्लड है, टेस्ट होगा, मशीन है, तो रिपोर्ट तो सेम ही आएगी, मैं ए से कराऊं बी से कराऊं, बट नहीं, हम तो फलाने लेबोरेटरी की रिपोर्ट को ही जस्टिफाइड मानते हैं, क्योंकि हमारा उनके साथ अलायंस जो है, होता है ना ऐसा, तो ये काम वहाँ भी होते हैं। और तो और आजकल मेडिकल की सर्विसेज वगैरह सब ऑनलाइन है, कोविड के टाइम पे क्या हुआ, प्रैक्टो करके ऐप है, इन सब पे आजकल कंसल्टेंसी भी फ्री में मिल रही है, ऑनलाइन भी मिल रही है। तो ये सब क्या है, ये सब स्ट्रैटेजीज ही तो है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। और तो और कल के लिए ना, अगर कोई ब्लड टेस्ट वगैरह कराना होता है ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ब्लड टेस्ट करा के आओ, उसके बाद में बोलो भैया ऐसा है, रिपोर्ट ना हमें व्हाट्सअप कर देना, रिपोर्ट ना हमें मेल पे भेज देना। क्या है ये सब कुछ, ये सब कुछ जो आपको प्रोवाइड करवा रहा है, उसने दिमाग लगाया कि भैया मैं कस्टमर को कितना ज़्यादा कितना दूं कि वो मेरे पास आ जाए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जितने हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है ना बेटा, आज के टाइम पे वो भी क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटजी लगा रहे हैं, टैक्स पे है ना, टैक्स आपसे जो टैक्स कलेक्ट करते हैं ना, उसमें भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगाते हैं, ताकि वहां से उनको एडिशनल फंडिंग लग सके। अब देखो, पहले सारा पैसा बैंक में जमा करा दिया मोदी जी ने, उसके बाद उसी बैंक में जो पैसा हमने जमा करा है ना, उसी बैंक के पैसे को इस्तेमाल करने पे हर ट्रांजैक्शन पे हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करते हैं। तो बात तो है ना, स्ट्रेटेजी तो लगी ना। तो दैट इज द गवर्नमेंट एजेंसीज एंड द डिपार्टमेंट्स। तो देखिए हमने सारे पॉइंट जो है कवर किए हैं, आई होप कि आपको अच्छी खासी जो है कवरेज मिली होगी। ठीक है, चलिए होमवर्क की बात कर लेते हैं। होमवर्क में बेटा जी आपने क्या करना है, अब आपने मेरे से लेक्चर पढ़ लिया राइट, ये नोट्स के थ्रू आप रिवाइज कर लीजिए। अब आपने स्टडी मैट में, हाँ जी, ICAI के स्टडी मैटेरियल को उठाएंगे, और जितने भी क्वेश्चंस उसमें होंगे, या फिर अगर आपने हमारा रेगुलर बैच लेके रखा है तो उसमें से आप क्वेश्चन आंसर्स बुकलेट कर सकते हैं, वहां से आप क्वेश्चन आंसर्स कवर कर सकते हैं। तो आपने क्वेश्चन आंसर्स को कवर करना है एंड देन यू आर डन। सो कैसा लगा आपको ये रिवीजन, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं चाहती हूं कि ई से EISN एग्जाम, और ई से आपकी आ जाए एग्जाम्शन। जी हाँ, ये आपको लानी ही लानी है। सो इसके लिए आपने ये कंटेंट को रीड करना है, रिवाइज करना है, लर्न करना है, और फिर क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना है। मैं आपको वापस से बता देती हूँ, मैं यहाँ पर द्रोणाचार्य बैच के अंदर आपको कॉम्प्रिहेंसिव मैराथन कराने वाली हूँ। हर एक चैप्टर को मैं एक एक लेक्चर में कवर कराऊंगी। आज मैंने कवर आपको कराया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और लेक्चर नंबर 2 में फिर एक नया चैप्टर आएगा, हो सकता है EIS का हो सकता है SM का हो। शेड्यूल के लिए जो है आप व्हाट्सएप पे जाइए और PW की ऐप पे जाइए और देखिए कि आपको कहाँ पे मिलेगा शेड्यूल, या फिर आप यूट्यूब पे जाके वहाँ पर भी शेड्यूल देख सकते हैं। और हाँ, जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगेन बता देती हूँ, ये नोट्स जो हैं आपको PW की ऐप पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्टर कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट आनंद लीजिए। ये PW आपके लिए आपकी सेवा में हाजिर है। और आपको आज मेरे साथ में EISN रिवाइज करके कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, बाय बाय।